है एक्टिविटीज़। हमने इस चैप्टर के जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने करवा दी थी और एक्टिविटीज़ हमने नहीं की थी क्योंकि ये चैप्टर पहले ही बहुत बड़ा है, तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती। आज हम करने वाले हैं एक्टिविटीज़। तो पहली एक्टिविटी है, देखो ये एक्टिविटी प्रूव करेगी दैट क्लोरोफिल इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, तो टेक अ पोटेड प्लांट विद अ वेरीगेटेड लीव्स। अच्छा, वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं? वेरीगेटेड लीव्स जैसे मान लो कि आपने देखोगे कुछ लीव्स, ठीक है, बहुत सारे लीव्स आपने ऑब्ज़र्व किए होंगे, मोस्टली आपने ग्रीन कलर के ही देखे होंगे। कुछ लीव्स ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, और उनमें कहीं ना कहीं कुछ येलो पैचेस होते हैं। किस मतलब क्या होंगे? ऐसे ही येलो कलर के पैचेस होते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर वाले लीव्स होते हैं ना, उनको हम वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ग्रीन और येलो का कम्बिनेशन देखने को मिले, कुछ और भी हो सकते हैं कलर। जैसे हमने ग्रीन और पर्पल कलर के देखे होंगे ना, वो वाले लीव्स भी क्या होते हैं? वेरीगेटेड। जैसे ये कलर डिफरेंट है तो ये वेरीगेटेड लीव्स हैं। क्लियर है? वेरीगेटेड लीव, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो उसको जाके देख लो, क्रोटोन्स हैं, है ना। अब आपने क्या करना है, आपने वो वेरीगेटेड लीव्स लिए, है ना, जो क्या है प्लांट में लगे, जो आपके गमले में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने एक पत्ती ले ली, नहीं, वो जो गमले में लगे हुए हैं ना, वो पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स आपने लिया। उसको आपने क्या करना है, 3 दिन के लिए बिल्कुल डार्क कमरे में रखना है कि जो उसने स्टार्च फोटोसिंथेसिस में बनाया है वो सारा उसको यूटिलाइज हो जाए। फिर 3 दिन के बाद आपने उसको 6 घंटे के लिए ना पूरे सनलाइट में रखना है। फिर उसको आपने क्या करना है, उसमें से एक पत्ती लेनी है, एक पत्ती तोड़ लेनी है। 6 घंटे के बाद एक पत्ती तोड़ लेनी है। अब फिर उसमें क्या करना है, आपने बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में उसको कुछ समय के लिए डालना है, फिर बाहर निकाल लेना है। फिर उसको आपने एक बीकर में डालना है जिसमें अल्कोहल हो। फिर वाटर बाथ के ऊपर उस बीकर को रखना है और उसको बॉयल करना है। कब तक? जब तक वो पूरी तरह से हीट बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ लीफ। देखो, जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जो स्टार्च है वो कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता, वो अनसॉइलेबल है। और क्लोरोप्लास्ट अब क्या करेगा, अल्कोहल क्या करेगा, लीफ के सेल वॉल को तोड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन का कलर जो है वो पूरा ग्रीन टर्न हो जाएगा। फिर प्लांट का कलर क्या हो जाएगा, तो कलरलेस होगा वो। ठीक है, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। नाउ आपने क्या करना है, आपने आयोडीन सोल्यूशन में, आयोडीन का कलर क्या होता है, वैसे अगर हम देखें तो इट इज़ ब्राउन इन कलर, बट हम इसको स्टार्च की प्रेजेंस के लिए यूज़ करेंगे। अगर किसी चीज़ में स्टार्च है तो वो किस कलर में टर्न हो जाएगा, आयोडीन ब्राउन कलर में से वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, कभी कभी वायलेट कलर में भी चेंज होता है। ठीक है, अब आपने इस लीफ को लेना है, सारा आयोडीन साफ़ करना है, सारा आयोडीन साफ़ करना है। आप ऑब्ज़र्व करोगे कि पहले लीफ ऐसे था, है ना, वेरीगेटेड लीफ जिसमें ग्रीन पार्ट था, जिसमें येलो पार्ट था थोड़ा सा। अब जब आपने आयोडीन को उसमें डाला, आयोडीन उसमें डाला, उसको साफ़ किया, यू विल ऑब्ज़र्व कि ये जो है ना पैचेस ग्रीन कलर के, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस वाले पार्ट में क्लोरोफिल है। तो उसके बाद है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। क्या आप कंक्लूड कर सकते हो, कैसे आपको पता चला कि प्रेजेंस है स्टार्च की। तो इस एक्टिविटी का ना कंक्लूजन आपने लिखना है कि क्लोरोफिल एसेंशियल है, और हम इसमें देखते हैं। तो इसका आंसर है, व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज। तो आपको कैसे पता चला कि इसमें स्टार्च है, किसमें नहीं है। तो द पार्ट विच वेयर द स्टार्च इज प्रेजेंट, इट विल चेंज इनटू ब्लू कलर। ठीक है,
तो यही है एक्टिविटी आपकी फर्स्ट। एक्टिविटी सेकंड देखो, ये भी इजी है। अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि प्रूव करो कि CO2 बहुत ही असेंशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पिछली एक्टिविटी में हमने कहा था कि क्लोरोफिल असेंशियल है, इस एक्टिविटी में हम कहेंगे कि CO2 कैसे असेंशियल है। तो आपने बिल्कुल 2 हेल्दी है ना प्लांट्स लेने हैं और वो एक ही साइज़ के होने वाली, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है बट एट ऑलमोस्ट एक साइज़ के होने चाहिए। उसको 3 दिन के लिए आपने डार्क कमरे में सेट कर दो, रख दो, है ना। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट्स, ठीक है। प्लेस अ वॉच ग्लास एक के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये CO2 को अब्जॉर्ब करता है। जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पानी बनाएगा, साथ ही साथ में ये क्या बनाएगा? प्लस यहाँ एरो लगा लो, तो फिर क्या बन जाएगा आपका? पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। ये वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है बट वैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो, आपने उन दोनों को ना ऐसे वेल जार से कवर कर देना, उसको ना थोड़े टाइम के लिए आपने वैसलीन से उसको जो है सील कर देना बॉटम को ऑफ दी वेल जार और टू दी ग्लास प्लेट, है ना, सो दैट बिल्कुल एयर टाइट रहे। इसको 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखो एंड एक लीफ को लो और स्टार्च की प्रेजेंस चेक करो। आयोडीन लेना पड़ेगा उसके लिए, है ना। अब देखो, क्या दोनों ही लीव्स में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा? अब इसमें तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा था जिसने CO2 अब्जॉर्ब की होगी, इसका मतलब CO2 का लेवल कम है। बेटा अगर CO2 का लेवल कम है ना तो फोटोसिंथेसिस कम हुआ होगा, क्योंकि रिडक्शन होता है CO2 का का ग्लूकोज में चेंज होने के लिए। तो CO2 असेंशियल है? नो, दोनों ही केसेस में प्रेजेंस जो है वो अलग होगी। क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि CO2, द अमाउंट ऑफ CO2 इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, कि जो है फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। 3 देख लेते हैं। ये बेसिकली है कि सलाइवा का स्टार्च के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है वो बताने के लिए आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि शो दैट यार डिस्क्राइब अबाउट, टेल विद द एक्टिविटी या एक्सप्लेन विद द एक्टिविटी दैट व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, है ना, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आपको ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, 2-3 पॉइंट्स ही है, अपनी लैंग्वेज में बनाना, क्रैमिंग मत करने बैठना इसको, ठीक है। और बस यही है, इजी है। सबसे पहले अपने क्या लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें अपने 1 ml जो है स्टार्च डालना है, मतलब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में अपने स्टार्च सोल्यूशन डाल देना है। जो B सोल्यूशन है ना उसमें अपने सलाइवा डाल देना है, ठीक है। एंड उसको दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स को जो है अनडिस्टर्ब बिना हिलाए उसको 20 से 30 मिनट के लिए रखना है। फिर उसके बाद आयोडीन डाल दो, है ना, आयोडीन सा डाल दो। अब चेंज करो, क्या होगा? इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ चेंज ऑफ कलर, कि कलर का क्या चेंज हो, किस टेस्ट ट्यूब में चेंज होगा? देखो मैं एक बात बता दूं कि जो सलाइवा है वो सलाइवरी अमाइलेज होता है उसमें, ठीक है, और वो जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेगा। तो फिर A टेस्ट ट्यूब में अगर हम आयोडीन डालूंगी तो क्या चेंज होगा? नहीं, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज ने तो स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया। तो B टेस्ट ट्यूब में चेंज होगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन 2 टेस्ट ट्यूब? इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब और इन A टेस्ट ट्यूब द स्टार्च, है ना, there is a saliva which contains salivary amylase. It break down the starch, ठीक है, into simple sugar जिसको maltose बोलते हैं। So there will be no change in the color, and in B there is a starch, so the color will turn into blue. What does this tell us about the action of saliva on a starch? So this shows that the saliva digest, ठीक है, या ब्रेक डाउन दी ग्लूकोज इनटू सिंपल शुगर लाइक माल्टोज में चेंज कर देगा, ठीक है। ये सिंपल सी एक्टिविटी थी एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। आपने ऐसे 7th क्लास में भी एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं स्टार्च के रिलेटेड, आई थिंक पढ़ी है, पता नहीं 6th क्लास में 7th क्लास में है आपको, ठीक है। तो ईजी थी
एक्टिविटी 5.4 इज़ वेरी सिंपल, है ना। इसमें आपने क्या करना है, ये टेस्ट ट्यूब है आपके पास जिसमें आपने लाइम वाटर लेना है। बेटा लाइम वाटर को हम स्लेक्ड वाटर भी कहते हैं, हाइड्रेट वाटर भी कहते हैं, और लाइम वाटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्या था 2+ और ऑक्साइड स्टैंड्स फॉर OH, तो CaOH2 क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर का फॉर्मूला ये होता है ना। आपने क्या करना है, अपने माउथ से फूंक मारनी है, जैसे यहाँ पे शो किया है ना, इस तरह से। फिर आपने देखना है कि कितना टाइम लगेगा इसको मिल्की होने में, तो थोड़ा कम ही टाइम लगेगा, जल्दी मिल्की हो जाएगा। अच्छा, ये मिल्की का मतलब क्या है, अब आप मुंह से ब्लो कर रहे हो यार, तो आप CO2 रिलीज़ कर रहे हो, है ना, आप CO2 रिलीज़ कर रहे हो। तो जब आप CO2 रिलीज़ करोगे क्या बनेगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा CO2 से तो क्या फॉर्म होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, मतलब Ca2+ और कार्बोनेट क्या होता है CO3, 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, वैसे ये तो नहीं लिखना है, वैसे मैंने बता दिया क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत सारी इस 10th क्लास की बुक की केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शायद ही आपके काम आए। उसके बाद है आपने पिचकारी लेनी है, उससे एयर ब्लो करनी है और देखना है कि कितना टाइम होगा मिल्की में चेंज हो जाए, बिल्कुल दूध जैसे चिट्टा, है ना, वाइट, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, टाइम नोटिस करना है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको क्योंकि कम CO2 जा पा रही होगी। तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ, है ना। तो हमें ये क्या बताता है कि तो जो इट मीन्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी ब्रीथ इन द एयर इज़ प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, की एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन एयर में ज़्यादा है, ठीक है। तो बस यही सिंपल सी एक्टिविटी है और कुछ भी इसमें नहीं है। एक्टिविटी 5.5, इसमें ये एक्टिविटी इजी है, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें आपने क्या लेना है भाई, फ्रूट जूस लेना है या शुगर लेनी है। हर एक जूस में ना शुगर होती है बेटा, और शुगर सोल्यूशन लेना है। उसमें आपने कुछ चीज़ ऐड कर देनी है। अब आपने पढ़ा होगा कि जब ग्लूकोज में जीस्ट में आपने पढ़ा होगा जब रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, चैप्टर पढ़ के एक्टिविटीज़ करा करो तो फिर ज़्यादा समझ आता है। पहले एक्टिविटीज़ करोगे, टॉपिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एक्टिविटी समझ में नहीं आती है। जीस्ट जो है, जीस्ट में अगर मैं ग्लूकोज में देखूँ तो पायरुवेट में टूटेगा, पायरुवेट फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में टूटेगा, इथेनॉल में और CO2 में, है ना, और एनर्जी में टूटेगा। फिर आपने क्या कर देना है, जो आपने बेटा टेस्ट ट्यूब, ये मतलब मान लो टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर आपने शुगर डाल दी, उसके अंदर आपने यीस्ट डाल दिया, ठीक है, और उसको क्या करना है, 1 होल्ड कॉर्क, कॉर्क लेना है जिसमें एक होल हो, उसमें से ही फिर इंसर्ट। अब यहाँ पे क्या है, फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, इंसर्ट अ बेंट ग्लास ट्यूब इन द होल ऑफ ए कॉर्क। तो ऐसे जो बेंट ग्लास ट्यूब है वो आपने डाल देनी है और दूसरे ही ट्यूब लेनी है यहाँ पे इस तरह से। उसमें क्या होना चाहिए, लाइम वाटर। आपको पता है, क्या पता है कि जब जीस्ट जो है उसका प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर वो पायरुवेट में टूटेगा, पायरुवेट में जब वो टूटेगा तो क्या होगा, CO2, इथेनॉल निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, है ना, ये प्रोसेस होगा। अब वो क्या होगा, जब यहाँ से CO2 ऐसे जाएगी ना तो ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है, इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है कि CO2 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ CO2 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी। व्हाट चेंज इज अब्जॉर्ब्ड इन द लाइम वाटर, लाइम वाटर जो है ना, उसमें क्या चेंज होगा, वो मिल्की टर्न हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, थोड़ा कम ही टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाउ डज दिस व्हाट डज टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, CO2 है, उसमें से एनर्जी निकलेगी, उसमें से इथेनॉल निकलता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्टिविटी नंबर
5th डन होती है। 6 देखते हैं। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम फिश को देते हैं, ठीक है। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स क्या होते हैं? गिल स्लिट्स के नीचे ही आप जो फिश के गिल्स होते हैं जिनके थ्रू वो सांस लेती है, ब्रीदिंग करती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, क्या करना है आपने? उनके आँखों के पीछे, है ना, वो होते हैं गिल स्लिट्स जो ओपन खुलते हैं। आर दी टाइमिंग ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द माउथ गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेट इन द सेम मैनर? यस, बिल्कुल कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो, अगर फ़िश ने अपना माउथ खोला है, पानी जाएगा अंदर, है ना। अगर फ़िश के गिल स्लिट्स नहीं ओपन होंगे तो व्हाट विल हैपन कि पानी जाता जाएगा, पानी जाता जाएगा, फ़िश फट जाएगी, है ना। तो गिल स्लिट्स को खुलना पड़ता ही है जब फ़िश माउथ ओपन करेगी, क्योंकि अगर फ़िश माउथ ओपन करेगी तो पानी जाएगा ऑफ कोर्स अंदर, है ना, अंदर पानी ही जाएगा, तो उनको गिल स्लिट्स खोलने पड़ेंगे। तो येस, डेफिनेटली वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स फिश ओपन। देखो, ये डिपेंड करता है कि, है ना, शेप क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनका साइज़ कितना है, वो कैसे ब्रीथ करती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 5.7 करते हैं। देखो, ये दोनों एक्टिविटीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट फिर भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो देखो, इनके ना मैं आंसर्स दे देती हूँ क्वेश्चंस के, बिकॉज वही है। इट इज़ द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट। क्या? हीमोग्लोबिन रेंज। अच्छा, बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में जो हीमोग्लोबिन की रेंज होती है वो 11 से लेके हम कह सकते हैं 16 ग्राम पर डेसीलीटर होगी, पर डेसीलीटर। और अडल्ट्स में कितनी होती है? अडल्ट में, किसी अडल्ट में कितनी हो सकती है? 13.8 से लेके 17, वेरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 13.8 नहीं आएगा, हेयर 12.1 आएगा। कितना आएगा? 12.1। इतनी रेंज हो सकती है किसी अडल्ट में, ठीक है। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन? मैन और वुमेन में, तो जो मैन की रेंज होती है, जो मैंने पहले आपको लिखवाई थी, 17.2, दिस इज़ फॉर मैन, है ना। एंड वीमेंस की कितनी होगी? वीमेंस की कितनी होगी? 12.1 से लेके 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर यूनिट, यही लिखनी है सभी के पीछे। फिर बेफ्लोज और काउस की कितनी होती है? तो 10.4 से लेके 16.4 के बीच में पर ग्राम पर डेसीलीटर होगी। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है? अभी मेल और फीमेल में तो मैंने डिफरेंस बता दिया। कार्ब्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इनमें ज़्यादा होगी, इनमें थोड़ी सी कम होगी, तो रेंज तो डिफरेंस भी करेगा ही। कंपेयर द डिफरेंस इन मेल फीमेल, है ना, एंड एनिमल्स। एनिमल्स में आपको बता दी 10.4 से 16.4, मेल में मैंने आपको बता दी 13.8 से 17.2, और फीमेल्स में कितनी होगी? 12.1 से 15.1। ये कंपैरिजन हो गया। हाउ वुड बी द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन। अच्छा, क्यों ऐसा डिफरेंस होता है कि किसी में हीमोग्लोबिन कम है, किसी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है? तो बेसिकली वीमेन में तो एक रीज़न हो सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का, दूसरा हो सकता है कि बॉडी साइज़ पे डिपेंड करता है ना, तीसरा आप न्यूट्रिशन कैसे लेते हो, मसल्स कैसी हैं, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की अमाउंट को, ठीक है। लास्ट एक्टिविटी है 5.8। आपने ना 2 स्मॉल पॉट्स लेने हैं, सेम साइज़ के, सेम मिट्टी होनी चाहिए उनमें। एक में आपने प्लांट करना है, वन शुड हैव अ प्लांट इन इट, दूसरे में स्टिक होनी चाहिए, है ना, एंड सेम हाइट की स्टिक होनी चाहिए। उन दोनों को ना ऐसे प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है, सो दैट कि जो मॉइस्चर है ना वो इवेपोरेट तो होगा ही पानी, तो वो इस्केप ना हो पाए, है ना, वहाँ से जा ना पाए। कैसे करना है देखो ज़रा, ये आपके 2 पॉट्स हैं, इनमें दोनों में सेम लेवल की मिट्टी मान के चलो। यहाँ पे आपने किसी प्लांट को कवर किया, यहाँ पे आपने ऐसे स्टिक को बीच में लगा दिया है। इन दोनों को पॉलीथीन से कवर कर देना है। क्यों? सो दैट मॉइस्चर शुड नॉट एस्केप बाय इवेपोरेशन, की जो पानी है वो ना जा पाए, है ना। तो ट्रांसपिरेशन होगी, पानी तो निकलेगा बाहर। अब क्या होगा, है ना, उसको फिर धूप में रख देना है थोड़े टाइम के लिए, हाफ एन आवर के लिए। क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे ना, हमें पानी की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, क्योंकि वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, जब पानी प्लांट्स ने निकाला ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब स्टिक क्या फोटोसिंथेसिस करेगी, क्या पानी बनाएगी?
तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे आपको पानी के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है।